नमस्कार बच्चों। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन आगे का पाठ का अध्ययन करेंगे। हम अध्ययन कर रहे थे, उसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा आयनन विभव। आयनन विभव किसे कहते हैं? सबसे पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। किसी गैसीय परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को नाभिकीय आकर्षण से अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा अथवा आयनन विभव कहते हैं। अब ये क्या हो गया? जैसे ये हमारा परमाणु है, ठीक है। ये बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है। देखो क्या बोला हमने, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को नाभिकीय आकर्षण, ये नाभिक है, इसका आकर्षण यहाँ तक बना हुआ है। इस आकर्षण के विरुद्ध अनंत तक ले जाने के लिए, अर्थात इस इलेक्ट्रॉन को इस परमाणु से हटा देने के लिए आवश्यक ऊर्जा, जिस ऊर्जा जो हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी ना, ये ऊर्जा क्या कहलाएगी? आयनन ऊर्जा अथवा आयनन विभव कहलाता है। चलो आगे अब देखते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन अपने नाभिकीय आकर्षण से, अब कोई इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के साथ जितने आकर्षणों से बंधा हुआ है, उस तत्व का आयनन विभव क्या होता है? उतना ही अधिक होता है। अर्थात जितना नाभिक का आकर्षण होगा इस इलेक्ट्रॉन के प्रति, उसका आयनन विभव क्या होगा? उतना ही अधिक होगा, क्योंकि ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने ही नहीं देगा। वो अपनी तरफ बांध के रखेगा, तो उसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो उसका आयनन विभव का मान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो एक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु आकार में कमी आती जाती है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, जहाँ पे हमने परमाणु त्रिज्या पढ़ी है कि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा? परमाणु आकार कम होता जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन नाभिक के निकट आ जाते हैं, जिससे नाभिक से उन्हें दूर ले जाने के लिए क्या होगी? अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। भाई एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, एक आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो क्या होता है? प्रोटॉन तो उसी नाभिक में घुसते जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बाह्यतम कोश में प्रवेश करते जाते हैं। तो कोई नया कोश तो बन नहीं रहा है, और नाभिकीय आकर्षण बढ़ता जा रहा है, जिससे परमाणु का आकार क्या होगा? छोटा हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। हमारा अहबाव नियम क्या बोलता है इस बारे में? अहबाव नियम के अनुसार n-1d कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ns कक्षक के पूर्ण होने के बाद ही प्रवेश करते हैं। अर्थात पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करते हैं? ns कक्षक में, उसके बाद कहाँ जाते हैं? np में नहीं जाकर कहाँ जाते हैं? n-1d कक्षकों में जाते हैं। तो हमारा 3d के लिए इलेक्ट्रॉन विन्यास ये होगा, 4s 3d। लेकिन जब इनका आयनन होता है, अर्थात जब हम इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं, प्रवेश करते हैं तो पहले कहाँ प्रवेश करते हैं? 4s में, फिर 3d में। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं तो वो कहाँ से निकलेंगे? जब इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आती है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बाह्यतम कोश ns से, अर्थात 4s से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, फिर 3d से कक्षकों से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। देखो इसे दोबारा समझते हैं। जब इलेक्ट्रॉन भरने का नंबर था तो पहले कहाँ था? पहले 4s में गए 1 या 2, फिर 3d में गए 1 से 10 तक। लेकिन जब बाहर निकालने का नंबर आया तो कहाँ से आएगा? बाहर तो किसे निकालेंगे? हमने परिभाषा देखी है ना, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को। बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कौन सा है? 4s के इलेक्ट्रॉन है, तो इन्हीं को तो बाहर निकालेंगे। तो इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने से क्या होता है? हमारा क्रम क्या होगा? पहले 4s के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उसके बाद 3d के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में प्रथम आयनन विभव का मान क्या होता है? सामान्यतः आवर्त में बढ़ता है, सामान्यतः उसमें बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार द्वितीय आयनन विभव का मान भी बढ़ता जाता है, परंतु उसके कुछ अपवाद होते हैं। अच्छा, प्रथम आयनन विभव और द्वितीय आयनन विभव क्या होंगे? देखो हमने परिभाषा देखी, एक बार फिर से देखते हैं। किसी गैसीय परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को नाभिकीय आकर्षण से अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। ये आयनन ऊर्जा को क्या बोलेंगे? इसे ही हम प्रथम आयनन ऊर्जा बोलेंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल दिया तो वो परमाणु क्या हो गया? वो उदासीन तो रहा ही नहीं, वो आयनित हो गया, ठीक है। अब उस आयनित इलेक्ट्रॉन से, आयनित परमाणु से जो आयन बन गया ना, अब उस आयन से इलेक्ट्रॉन को फिर से बाहर निकाल रहे हैं, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, तो वो जो दोबारा जो एनर्जी देनी पड़ेगी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे? द्वितीय आयनन ऊर्जा, तो द्वितीय आयनन विभव। तो हमने यहाँ पे यही पढ़ा कि द्वितीय आयनन का मान भी सामान्यतः बढ़ता है, परंतु इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमने जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा था तब भी हमने यहाँ पे बहुत गौर से अध्ययन किया था। फिर से ये चीज़ सामने आ गई है, इसका फिर से अध्ययन करते हैं। चलो देखते हैं। क्रोमियम के द्वितीय आयनन विभव का मान वेनेडियम और मैग्नीज दोनों से अधिक होता है। क्यों?
क्योंकि एक धनावेशित क्रोमियम आयन का विन्यास क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद द्वितीय आयन अनुभव के लिए बात कर रहे हैं हम, उसका विन्यास क्या हो जाएगा 3d5 4s0, अर्थात 3D कक्षक कौन से हो जाएंगे, अर्धपूरित हो जाएंगे। और अर्धपूरित कक्षकों के बारे में हमने पढ़ाई है कि ये क्या होता है, स्थायी विन्यास होता है। देखो यहाँ पे हम फिर से समझते हैं, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 3d5 4s1, यही होता है। यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, प्रथम आयन अनुभव की कंडीशन में कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यही निकलेगा। तो विन्यास क्या हो गया 3d5 4s0। अब द्वितीय आयन अनुभव में इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो 3d का इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब 3d5 में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या होगा, ये स्थायी विन्यास है ऑलरेडी। 3d5 स्थायी अर्धपूरित अवस्था है ना, और पूर्णपूरित और अर्धपूरित विन्यास क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। तो इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन, स्थायी विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। कोई स्टेबल पोजीशन पर बैठा हुआ है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कुछ ज़्यादा पावर लगाना पड़ेगा ना, अतः इसका द्वितीय आयन अनुभव का मान अपने पड़ोसी तत्वों की अपेक्षा उच्च हो जाता है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, कॉपर का द्वितीय आयन अनुभव का मान निकल और जिंक से ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि एक धनावेशित कॉपर आयन का विन्यास क्या होगा 3d10 4s0, और यहाँ पे 3D कक्षक क्या हो गए, पूर्णपूरित हो गए, जो कि स्थायी विन्यास है। देखो इसमें भी हमने पढ़ा था, फिर से देख लेते हैं। कॉपर का विन्यास क्या होता है, बाह्यतम विन्यास 3d10 4s1। अब प्रथम आयन अनुभव दिया हमने तो विन्यास क्या हो गया 3d10 4s0 कॉपर प्लस, यही हो गया। अब ये स्थायी विन्यास आ गया, यहाँ से फिर से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा, हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो आयन अनुभव का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलो अब आगे देखते हैं, क्रियाशीलता आयन अनुभव के ऊपर निर्भर करती है। चलो इसे समझते हैं, पढ़ते हैं। धातु की क्रियाशीलता उसके आयन अनुभव पर निर्भर करती है। किसी धातु के आयन अनुभव का मान जितना कम होगा वो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी, अतः वह उतनी ही अधिक धन विद्युतीय, प्रबल अपचायक और अत्यधिक क्रियाशील होगी। देखो आयन अनुभव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, लेकिन अगर कोई आसानी से ही इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहा है जिसमें बहुत कम ऊर्जा में, तो उसका आयन अनुभव का मान क्या हो गया, कम हो गया। कम हो गया तो क्या हुआ, वो अत्यधिक विद्युत धनी हो गई। भाई इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनेगा, धनायनी तो बनेगा ना, तो विद्युत धनी हो गए, प्रबल अपचायक हो गए और अत्यधिक क्रियाशील हो गए। अब देखो क्षार धातु, क्षार मृदा धातु और संक्रमण तत्वों का अध्ययन करते हैं। क्षार धातु एवं क्षारीय मृदा धातु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, क्षार धातु का क्या होता है NS1 और क्षारीय मृदा धातु का NS2, यही होता है। अब संक्रमण तत्व का बाह्यतम विन्यास भी क्या होता है, हमने देखा है NS1 या फिर NS2, यही होता है 1 या 2। कॉपर और क्रोमियम के लिए 1 होता है, बाकी सभी के लिए 2 होता है, NS2 होता है। परंतु इनकी क्रियाशीलता में क्या होता है, अंतर होता है। सेम विन्यास होता है फिर भी अंतर होता है, तो क्यों होता है इसे समझते हैं। क्षार धातु एवं क्षारीय मृदा धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती है, क्योंकि इनके आयन अनुभव के मान क्या हो गए, बहुत कम हो जाते हैं। इनमें क्या होता है NS1 या NS2 विन्यास होता है, और उसके भीतर का विन्यास क्या होता है, उत्कृष्ट गैस विन्यास होता है। अतः ये अपने बाह्यतम इलेक्ट्रॉन NS1 या NS2 त्याग कर क्या होगा, स्थायी विन्यास, उत्कृष्ट गैस विन्यास ग्रहण कर लेती है। परंतु संक्रमण तत्वों में क्या होगा, संक्रमण तत्वों के आयन अणुओं के मान काफी उच्च होते हैं, क्योंकि इनमें हमने शुरू में देख लिया परमाणु आकार छोटा होता है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब संक्रमण तत्व के आयन अणु मान उच्च होते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं त्याग सकते। इसके कारण ये तत्व जब इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग पाएंगे तो कम धन विद्युतीय होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, दुर्बल अपचायक होते हैं। अतः यहाँ पर हम तुलनात्मक अध्ययन करके देखें तो क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में संक्रमण धातु तत्व कम धन विद्युतीय होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, दुर्बल अपचायक होते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक सुरक्षित रहिए, घरों में रहिए।